आपकी May 21 के लिए ये फ्री सीरीज़ तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। एज वेल एज जो भी स्टूडेंट नवंबर 21 के लिए रेगुलर पढ़ाई करना शुरू करना चाहता है, हम आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वॉरियर्स बैच लेकर के आ रहे हैं। ये बैच अप्रैल वाले मंथ से स्टार्ट होने वाला है बच्चों, विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन। आप सीए इंटरमीडिएट की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सो द सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑडिट के बैचेस विल बी स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। So the batch is with the top educators of the nation. नकुल सर लेने वाले हैं आपके लिए अकाउंट्स। मैं आपके साथ आपकी ऑडिट की जर्नी कंप्लीट कराने वाली हूँ। रजत जैन सर EIS/SM एंड आदित्य सर आपके साथ लेने वाले हैं FME को। So these are the benefits of the batch which you can take up, and the subscription goes like this. But don't worry at all. You can apply the simple code that is AuditSAR एंड आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। मेक श्योर पीपल दैट बिफोर द प्राइजेस आर हाइक्ड, बिकॉज एज पर द recent upcoming news which we have, prices are going to be hiked for the subscription. So make sure that before the prices hike, आप आपके नवंबर महीने की तैयारी, नवंबर अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दे रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट वॉरियर्स। फिलहाल के लिए आप ये रिविजन लेक्चर्स एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा सीए फाइनल ऑडिटिंग, इसमें हमें पढ़ना क्या है मैम? ये सब जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आज ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, इसी में हम सब कुछ क्लियर करते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स कैसे यूज़ होगी, मेरा रोल ये सब्जेक्ट के लिए क्या होगा एंड आपका क्या होगा। सोचना मत कि आपको मैं कुछ होमवर्क नहीं देने वाली हूँ मैम, सीए फाइनल लेवल बिल्कुल भी नहीं। ओके फाइन, क्या पढ़ना है ये सब्जेक्ट के लिए? पढ़ना तो बहुत कुछ है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अगर मैं थोड़ा सा डिविजन करने के लिए जाऊं, तो दिस सब्जेक्ट इज ब्रॉडली लाइक आई कैन क्लासीफाई इट। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है हमारा, जो हमें पढ़ना है, वो आई क्लब इट एज, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ICAI ने सब्जेक्ट को कट नहीं किया। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। मैंने ये पोर्शन को थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है कि ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकेंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी कंसिडरिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में वो जो स्पेसिफिक सेक्शंस है विच इज रिलेटिंग विथ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये वाला पार्ट पढ़ना है। एंड कारो मैम, ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। ये तो हमने IPCC लेवल पे, CA इंटर लेवल पे, अगर कोई P2 वाला पर्सन है तो P2 लेवल पे पढ़ा था। एग्जैक्टली यस, बट स्टिल इट इज रेलेवेंट CA फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन आई क्लासीफाई वन पोर्शन एज प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। मैम CA बन गए, काम करने की इच्छा भी है, अब काम करे तो करे कैसे? ये जो ICAI है, जो गवर्न कर रहा है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो गवर्न कर रहा है सारे मेंबर्स को, ये ICAI ने हमारे लिए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं। दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर 16 मार्क्स एवरी अटेम्प्ट। 16 मार्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें से नंबर, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स टू स्टडी. It will be audit in CIS environment, auditing techniques. Then we have something called as audit of banks, insurance company, NBFCs, peer review, quality review board. ये सारे जो miscellaneous topic है ये. And the last major chunk of CA final auditing will be standards on auditing. ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है मैम। पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ना, समझेंगे, बाहर करेंगे और उसको एग्जाम तक रिटेन करेंगे, ठीक है। ऑडिटिंग इज अ सब्जेक्ट वेयर ओनली अंडरस्टैंडिंग विल नॉट वर्क। आपको आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, इस पे भी ध्यान देना है। दैट मीन्स देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू डू साइमल्टेनियसली। फर्स्ट वन विल बी अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एंड सेकेंड विल बी रिटेनिंग एंड प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन। ये दोनों चीज़ों का ख्याल हमें
रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अच्छा वाला टॉपिक। Currently, I'm starting with the easy one, that is Company Act, Companies Audit, because you have already studied this in your CA IPCC examinations. So let's get started. Okay, my dear friends, अब हम start कर रहे हैं the first topic, that is Company Audit. तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों ये ऑडिट करवाने की ज़रूरत है? माना कि हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, कोई सेक्शंस होते हैं 139 से के लेकर के 148 तक, ये सब हम पढ़ने वाला है। बट पहला क्वेश्चन इज दिस कि कंपनी में ऑडिट करवाने की ज़रूरत ही क्यों है? ऑडिट नहीं करवाया तो क्या? हमने आईपीसीसी में भी पढ़ा, फिर हमने आर्टिकलशिप जब भी की तभी भी हमारे प्रिंसिपल ने हमें कहा था कि जा करके ऑडिट करके आओ। क्यों? वाई डू यू फील देयर इज the requirement to conduct audit of company, of business organization? I will not restrict myself कि सिर्फ कंपनियों का ऑडिट करना है। क्यों? 1 मिनट का समय देती हूँ, सोचो, वीडियो पॉज करके सोचना, ठीक है? ओके, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। नाउ समझो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट, हियर वी रिक्वायर ऑडिट बिकॉज कंपनी में पैसा लगता है इन मेंबर्स का। देखो ये कितने भोले भाले मासूम से लोग, इनका पैसा लगा हुआ है। क्या ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं काम भी वही कर रहे हैं क्या? देख रहे हैं कि कंपनी कैसा पैसा यूटिलाइज कर रही है, चलो जा करके देख के आए। आज आपके पास मेरे पास रिलायंस के शेयर है, चलो जा करके अंबानी सर को पूछ के आते हैं, भैया पैसे लगाए हमने। ऐसे करते हैं हम? नहीं करते। नाउ दैट मीन्स हियर द फंड्स are invested by the members and utilized by the management. This is a team of board of directors. Yes or no? Now hence we need to check कि जिनका पैसा लगा है, जो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सेम इंटेंशन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इट इज़ नॉट टू फूल अदर्स। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि लोगों का पैसा लेकर के मैं बिजनेस में बता रहा हूँ कुछ और बट एक्टिविटी हो रही है कुछ और। डेटाज है इतने बट बुक्स में बताया है इतने। अब ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली यस। अब ये चेकिंग, दिस चेकिंग इज नथिंग बट ऑडिट। यस, आईपीसीसी का अगर डेफिनेशन में आपको याद कराने की कोशिश करूं तो आईपीसीसी में भी आपने यही चीज़ पढ़ी थी। ऑडिट इज व्हाट? ऑडिट इज एग्जामिनेशन, इज चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है मैम, अब ये ऑडिट तो करना है, ठीक है, सही बात है। अब ये जो डायरेक्टर्स इन्होंने पैसे यूज किए हैं, अब इनके भाई हो आप, ठीक है, आपको मैंने भेज दिया कि जाओ ये जो एबीसी लिमिटेड है इनको ऑडिट करके आओ। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि आप अगर यहाँ पे कोई फ्लॉ रहेगा, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस स्टेटमेंट है, तो आप हमको बताओगे? हम जैसे भोले वाले मासूम से मेंबर्स को बताओगे कि यहाँ पे ऐसी कुछ गलती है जो मेरे भैया ने की है? एब्सोल्युटली नो। नाउ हियर अगर आपने ऑडिट को ज़रा ध्यान से याद किया हो तो वहाँ पे एक वर्ड आता था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यस और नो? नाउ दैट इज वेयर वी स्टार्ट आवर कंपनीज एक्ट। नाउ दिस वाज अ ग्राउंडिंग व्हाई वी रिक्वायर ऑडिट। अब रिक्वायरमेंट तो है, कौन करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये हमने बाहर किया था आईपीसीसी में भी। कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिपेंडेंट है? मैम कहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट? सेक्शंस में। समझ में आ रहा? पक्का, एकदम श्योर। आगे बढ़े। ओके, नाउ हियर लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द वेरी फर्स्ट सेक्शन। बेसिकली ये चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम सेक्शन 139 टू सेक्शन 148। ठीक है, इतने सेक्शंस हमें आज पढ़ने हैं। ओके, तो सेक्शन 139, 140 जरा होल्ड करो। Currently I am starting with section 141, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन बन सकता है ऑडिटर? मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट। एब्सोल्युटली। फर्स्ट थिंग, अ पर्सन। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअली। मैम अगर फर्म है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स practicing in India can also act as auditor। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या कह के रखा है कि majority of the partners practicing in India। मैम what if
majority partners are not practicing in India, you cannot, your firm cannot act as an auditor. ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. Now मेरे दिमाग में और क्वेश्चन है. What if you are chartered accountant? आपको पार्टनरशिप करनी है ये सर से जो CS है, आपको और पार्टनरशिप करनी है ये पर्सन से जो MBA है, आपको पार्टनरशिप करनी है इनसे जो एक एक्चुरियन है. अभी आप चारों ने मिलकर के एक फर्म ओपन कर ली. ठीक है, आप चारों ने मिलकर के एक फर्म ओपन कर ली. नाउ कैन यू हैव पार्टनरशिप विथ पर्सन्स हैविंग सम अदर क्वालिफिकेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है. ये जो CS थे वो CA नहीं है, ये MBA CA नहीं है, ये एक्चुरियन CA नहीं है. इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? सोचो, 1 मिनट का समय देती हूँ, सोचो, वीडियो पॉज करके सोचना. ओके, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा ना. हम जो कोड ऑफ कंडक्ट आगे पढ़ने वाले हैं, ICAI मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वहाँ पे डिफरेंट शेड्यूल, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं हम. वहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज ये कहता है कि इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट wants to have partnership with person of some other qualification not being a chartered accountant, चल से yes चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कर सकते हो. अब सेकेंड थिंग ये बात है, अगर आपने ये XYZ लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इनके यहाँ पे ऑडिटिंग की एंड ऑडिट रिपोर्ट दिया, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत आया नहीं आया, आई डोंट नो, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन जो आपने दी सही थी गलत थी, आई डोंट नो. अगर लायबिलिटी आई तो क्या आपके वजह से ये सब लोग अपना अपना लायबिलिटी शेयर करेंगे? बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट तो होता है ना, 1 फॉर ऑल फॉर 1. सोचो मैम, ये पढ़ा रहे हो, ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन है, इनिशियल ग्राउंडिंग से ये ग्राउंड्स क्लियर हो जाएंगे तो हमारे सेक्शंस थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे ना. अब बताओ, अगर आपने रिपोर्ट साइन की है तो क्या होगा? नाउ पीपल अंडरस्टैंड, वेन एवर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म साइंस एनी रिपोर्ट, he signs in his own qualification, he signs as he is signing the report. If there is any kind of liability, the liability will be his own and not of all the partners. ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने कोई रिपोर्ट देखी हो जो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने साइन की हो, तो ऐसा लिखता है मिस्टर ए, मेंबरशिप नंबर, फिर लिखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और FRN, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 141 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 की ओर. चलो बढ़ते हैं. ओके माय डियर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, ये जो कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है, इसमें हमें पढ़ने हैं फ्रॉम सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक. मैम व्हाट अबाउट अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट करके भी ये जो पार्ट है उसका क्या? ये जो कंपनी अकाउंट्स जो आप बात कर रहे हो, this company accounts starts from section number 128 to section number 137. तो मैम एक सेक्शन रह गया 138, वो 138 मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज दैट 138 आई विल डू दैट सेक्शन अलॉन्ग विथ सम essay. दिस सेक्शन 138 इज नथिंग बट इंटरनल ऑडिट. ठीक है, अब ये जो पार्ट है हमारा, this is same, this is also there in your law syllabus as well as it is there in your audit syllabus. So what we'll do is we will have a overview of this sections. ठीक है, तो currently हमारा फोकस है 139 से लेकर के 148 तक. तो स्टार्ट करते हैं. हमने क्या सेक्शन स्टार्ट किया था? 141. तो चलते हैं डायरेक्टली 141 की ओर. Okay, now here it is. Section number 141 talks about eligibility, qualification and disqualification. Means
कौन वो पर्सन है जो ऑडिटरशिप ले सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, और कौन नहीं बन सकते. दैट मीन्स इवन इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर आर चांसेस कि आप कोई कंपनी में ऑडिटरशिप नहीं ले सकते. वो हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट, qualifications of auditor. A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company if he is a chartered accountant. हाँ जी, ये तो पता ही था हमें. Next, a firm where majority of partners practicing in India are qualified. ठीक है. Next, even a firm including LLP are authorized to act and sign on behalf of firm. मतलब क्या कहा है मैम, if individual है, if partnership firm है या LLP है, ये तीनों are qualified to act as what? As auditors. ठीक है. Now ये जो LLP वाला पॉइंट है ना, जरा होल्ड करना, ये तारा रखना, हम वो तारा जो है उसको जमीन पे लेके आएंगे. Now आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस की ओर. डिस्क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3. यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भैया अगर आप CA हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. कब? अगर आपने ये पॉइंट्स, मतलब अगर ऐसी कोई बातें हुई. ठीक है, कैसी बात है पढ़ते हैं. फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? इफ, देखो मैं पढ़ती हूँ, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी. अब फिर से क्वेश्चन आ रहा है, क्या करूँ मैं, क्वेश्चन ही आ रहा है बहुत ना. उन्होंने मुझे क्या कहा है? उन्होंने मुझे कहा कि मैम इफ यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? अगर कंपनी है तो ऑडिट नहीं कर सकते, बट LLP है तो चलेगा. क्यों, ऐसा क्यों कहा है? आई विल गिव यू अ रीजन. नाउ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग दिस एज कंपनी. अगर कंपनी है तो हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना. एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. मैम CA इंटर IPCC लेवल पे पढ़ा था. हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स अगर ये मेंबर्स है, ये हमारी कंपनी है, तो ये कंपनी एंड मेंबर्स दोनों अलग अलग है. मैम सो व्हाट? जस्ट बिकॉज कंपनी इज सेपरेट, कंपनी हैज सेपरेट कॉमन सील. जबकि अभी मैंने आपको साइनिंग पर्सपेक्टिव कहा था, इफ इट इज LLP और पार्टनरशिप फर्म, हु विल साइन? द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म और LLP. बट इफ इट इज कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील. अगर लायबिलिटी है तो मैं किसको लायबल ठहराऊं? यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. कंपनी की लायबिलिटी अगर लिमिटेड हो तो भैया LLP की भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. इट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म. अंडरस्टैंडिंग द concepts, the logic. I know you have already learned this. Just I'm trying to make you realize what are the concepts behind it. ठीक है, आगे बढ़ता है. और an officer or employee of the company. Why do you feel ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई को ना कह दिया है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं ना. ये जो हमारी कंपनी थी ABC लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इनके की मैनेजरियल पर्सन आप श्री CA, आप नाम बतानी है, आप मेंबर, आप, ये जो कंपनी है, ये कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन. ठीक है. अब आप, और यहाँ पे ना ये कंपनी में और एक पर्सन है, अंकित जी, बहुत ही होशियार, चालाक, चतुर इंसान, इतने शातिर, फ्रॉड करने में तो एक नंबर. ना इन्होंने क्या किया है, ये कंपनी में, ये जो अंकित जी दिख रहे हैं, ये देखो, हाँ ये जो अंकित जी है, इन्होंने कंपनी में कुछ फ्रॉड किया है. आप अंकित जी के फ्रेंड,
आप दोनों कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मैं आपके पास आई, सर ऑडिट रिपोर्ट बनाओ ना, बताओ ना ये कंपनी में क्या हो रहा है। आप सही बताओगे व्हाट इज द ट्रू पिक्चर बिहाइंड द कंपनी? नो, दैट मीन्स हियर व्हाट इज ट्रिगर्ड, इंडिपेंडेंस इज ट्रिगर्ड। जस्ट बिकॉज I should have clear opinion, the opinion should not be biased, independent opinion होना चाहिए। and hence we have told what, we have told अगर CA है, आप CA, ये जो अंकित जी है वो CA, ना अंकित जी तो शातिर, मैंने कहा ना अंकित जी तो बुद्धिमान इंसान, ना अंकित जी CA, अब आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आप खुद मुझे ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते, ठीक है। तो द फर्स्ट वन वाज any body corporate. B was if the person is employee or officer of the company, ठीक है। C की ओर, point number C says a person who is partner or who is in employment of an officer or employee। ये जो पॉइंट नंबर B में हमने ये जो दो पर्सन के बारे में बात की ना, एक तो अंकित जी और एक आप, अगर आप दोनों के पार्टनर या एम्प्लॉई है, वो भी ABC लिमिटेड में ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। पक्का श्योर, समझ में आ रहा है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? अब तक हमने क्या पढ़ा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, B वाला पॉइंट क्या पढ़ा? ऑफिसर और एम्प्लॉई, आपका पॉइंट C वाला क्या पढ़ा? अगर आपके पार्टनर है, आपके एम्प्लॉई है, वो भी ABC लिमिटेड में नहीं बन सकते ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। ओके, ये जो अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हमें पढ़ना है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैसे, देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब क्या कहा है समझो। अ पर्सन हु हिमसेल्फ, अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कंपनी की ऑडिट करने जा रही हूं तो माई पार्टनर, अगर हमारी फर्म है तो माई पार्टनर और आर रिलेटिव्स, ठीक है। इन तीनों जनों के बारे में बात की है, क्या? इंडिविजुअल, पार्टनर और रिलेटिव्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। इफ आगे बढ़ता है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, नाउ ये कंपनी खाली मेन कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है, कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है? कंपनी पे तारा लगाओ और तारा जमी पे क्या कहता है? कहता है कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी प्लस एसोसिएट कंपनी, मतलब इन तीनों कंपनी के शेयर्स, इन तीनों कंपनी के सिक्योरिटीज किनके पास नहीं होने चाहिए? इंडिविजुअल, हिज पार्टनर और रिलेटिव्स, ठीक है। पक्का इतना समझ में आया? ठीक है मैम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट, अ रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी फॉर फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया है। किसको? जरा समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यू, आप, ये है आपके पार्टनर, आप दो जन, ठीक है, आप और आपके पार्टनर, ये जो सब लोग हैं ये आपके रिलेटिव्स है, ठीक है मैम। रिलेटिव एज पर व्हाट? रिलेटिव एज पर सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। वहां पे जाकर के हम एक बार रिवाइज देख लेंगे कि कौन होते हैं रिलेटिव्स। करेंटली इतना समझ लो, ये हो आप, आपके पार्टनर और ये है आपके रिलेटिव्स। अब उन्होंने क्या कह के रखा है कि आप लोग तो सिक्योरिटीज ले ही नहीं सकते। हाउएवर if the relative is holding securities, is holding shares in the company means कौन सी कंपनी? मेन होल्डिंग कंपनी। ये लोग होल्डिंग कंपनी में शेयर सिक्योरिटीज बाय करके रख सकते हैं कितनी अमाउंट तक के? फेस वैल्यू ₹1 लाख, अप टू ₹1 लाख। पक्का श्योर समझ में आया? मैम व्हाट इफ ये जो रिलेटिव्स है इनको पता ही नहीं था कि आप वो कंपनी के ऑडिटर बनने की कोशिश में हो, या वो कंपनी ने आपको लेटर दिया है ऑफ अपॉइंटमेंट, तो क्या करेंगे? इनके पास तो शेयर हो सकते हैं मैम मोर देन 1 लाख। तो नाउ हियर दे हैव गिवन
60 days period for taking corrective actions. मतलब ये जो रिलेटिव्स है, एग्जम्पशन कितनी है बताओ? यू कैन होल्ड शेयर्स अप टू व्हाट? अप टू ₹1 लाख। मैम ये 1 लाख क्या है, मार्केट प्राइस? नहीं, ये है फेस वैल्यू। मैम कहाँ ये शेयर्स हो सकते हैं तो चलेगा? इन द मेन कंपनी, जहां पे ऑडिटरशिप आप लेने की कोशिश कर रहे हो। मैम अगर ये 1 लाख से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कह के रखा है, क्या कहा है? उन्होंने मुझे कह के रखा है कि आई कैन हैव 60 days period for taking corrective actions। 60 दिन का समय दिया है ये रिलेटिव्स को कि भैया सुनो, हम ये कंपनी के ऑडिटर बनने वाले हैं, आपके पास ये कंपनी के शेयर्स है, बेच दो, या फिर कीप अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख फेस वैल्यू, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये 60 days किसके लिए दिए हैं? फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। क्लियर है? पक्का? एकदम श्योर? ठीक है, मेरे को क्वेश्चन है, पूछूं? इफ द रिलेटिव is having shares, say for example in subsidiary company of the main company, and value क्या है मैम? value is ₹80,000 face value। बोलो, now will you be allowed, are you qualified or disqualified to act as an auditor? थिंक, 1 मिनट का समय देती हूँ, सोचो। कैसे सोचोगे? पॉज करके सोचो। ओके, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। नाउ गो टू योर टेक्स्ट बुक्स, जो आपको कलर्ड बुक दी है, गो टू योर टेक्स्ट बुक, प्लीज मार्क द लाइन एज अ रिलेटिव में होल्ड द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला इन द कंपनी प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट। दैट मीन्स अगर सब्सिडरी और एसोसिएट में 0 नंबर, मतलब ₹1 की भी सिक्योरिटी है ना, डिस्क्वालिफाइड। समझ में आता है? पक्का? एकदम श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख। अगर इंडेप्टेड है, अगर आपने लोन लेकर के रखा है, कंपनी ने आपको कोई पैसे दे करके रखे हैं, यू आर इंडेप्टेड। ठीक है, कितने से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए? 5 लाख से ज़्यादा। ऊपर क्या था? 1 लाख था। ठीक है, ओके, ये इजी वाला पॉइंट था। इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। कहाँ मैम? सारी, मतलब सारे नेटवर्क सोच लो, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी दूसरी वाली, इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, has given guarantee or provided any security in connection with that indebtedness of any third party to the person, to the company or its subsidiary or its holding or associate company in excess of ₹1 lakh। तो 3 चीज़ों के लिए ना कहा है। क्या 3 चीज़ों के लिए ना कहा है? मैम सिक्योरिटीज नहीं बाय कर सकते, मैम इंडेप्टेडनेस नहीं होनी चाहिए, मैम गारंटी नहीं देना चाहिए। अगर ये तीनों अमाउंट हुई है तो उन्होंने एक स्पेसिफिक लिमिट दे करके रखी है। क्या? अगर रिलेटिव्स ने सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है, इट इज अलाउड अप टू एन एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख। इंडेप्टेडनेस है, मैम लोन लेकर के रखा है, आई एम इंडेप्टेड, अगर लोन लेकर के रखा है तो लिमिट इज ₹5 लाख। एंड गारंटी दे करके रखा है तो गारंटी के लिए पहले से ना नहीं कहा है, गारंटी दिया हुआ तो ₹50,000 चाल से, yes, it is allowed. But if the guarantee amount is for the indebtedness of rupees which is more than 1 lakh, then not allowed, then disqualified. Okay, understanding? Sure. Okay, now please mark the word in excess. In excess, that means exact 1 lakh is allowed.
लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख अलाउड, मोर देन 1 लाख डिस्क्वालिफाइड, लेस देन इक्वल्स टू 5 lakhs अलाउड, मोर देन 5 lakhs डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये तीनों बातों का ख्याल आपको रखना है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, a person or a firm who is directly or indirectly has a business relationship with the company or holding, सारी स्टार कंपनी, ठीक है, कंपनी पे तारा और तारा जमी पे। ओके, नाउ इफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, अब एक बार हुआ क्या, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार हुआ क्या, ये जो मैंने आपको कहा था अंकित जी सीए है, हाँ ये देखो, ये जो अंकित जी, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने अपनी फर्म ओपन कर ली अभी, ठीक है, उन्होंने फर्म ओपन कर ली अच्छी खासी, मतलब सारे एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, ज़ोरों शोरों से उनका काम बिजनेस चल रहा है। अब हुआ क्या, एक दिन रिलायंस से ये अंकित जी को अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि अंकित जी आप हमारी कंपनी में ऑडिटिंग करने आओ। अब अंकित जी परेशान, अंकित जी टेंशन में, अंकित जी ऐसे सो नहीं पा रहे रात को। अंकित जी ने मुझे फ़ोन किया, अरे मैम एक खुश खबर है, बट मैं घबराया हुआ हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो खुश खबर बता। उन्होंने बोला कि मैम गुड न्यूज़ इज़ कि रिलायंस ने ऑफ़र किया है ऑडिटरशिप के लिए। मैं तो बढ़िया है, अरे बट मैम मेरा तो उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है। मैंने कहा ये कैसे, अरे मैम आप भूल गए मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस की तो आती है, रिलायंस एनर्जी, बिजनेस रिलेशनशिप है। अब बोलो क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? अलाउड। हियर बिजनेस रिलेशनशिप, यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या कह के रखा है कि इफ द बिजनेस रिलेशनशिप इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस, दैट मीन्स देयर इज नो बायसनेस। ये रिलायंस एनर्जी आपके ऑफिस में, आपके घर पे आना, इट इज नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या बोला है, सम पिक्यूलियर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज अलाउड, द ट्रांजैक्शंस विच आर मेंट एज पर आर्म्स लेंथ प्राइस आर अलाउड। समझ में आया? पक्का, एकदम श्योर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर, whose relative is director or is in employment of that company as a director or key managerial person। ये हमारा स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल था कि आपके भाई डायरेक्टर है तो नहीं चलेगा बिकॉज बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो इफ द पर्सन्स रिलेटिव इज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ दैट कंपनी, देन द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इज द इंपॉर्टेंट वन, a person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm, अब underline करना, holding audits for more than 20 companies, holding audit for more than 20 companies। इसका मतलब क्या, if you being individual, आपके पास 20 companies के audit assignments आ चुके हैं, then you cannot act एज एन ऑडिटर फॉर 21st कंपनी। मैम क्यों? बिकॉज आप रजनीकांत नहीं हो। अब उन्होंने मुझे क्या कह के रखा है कि मैम मैक्सिमम लिमिट इज ऑफ 20 कंपनीज। इसके बियॉन्ड ICAI इवन कंपनीज एक्ट फील्स दैट इसके बियॉन्ड आपका काम थोड़ा सा लेट गो हो जाएगा, उतनी सुपीरियरिटी नहीं आएगी। जो स्टैंडर्ड्स, जो डिग्निटी, जो टेक्निकल एथिकल प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं होगा। इतना सारा काम, इतना सारा बर्डन अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट पे आ गया तो देर आर चांसेस कि वो ड्यू डिलिजेंस फॉलो ना करे, वो नेग्लिजेंटली बिहेव करे कि हाँ ठीक है चलो जाने दो, फटाफट कर लो। नाउ दिस इज द रीजन व्हाट दे हैव टोल्ड मी इज, दे हैव एक्चुअली टोल्ड मी कि मैम मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट आप कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। बट हियर दैट 20 हैज काउंटिंग। नाउ ये जो भी 20 का काउंटिंग हम करेंगे, यू हैव टू एक्सक्लूड सम कंपनीज। व्हाट आर दैट? एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, छोटू कंपनी, एंड अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल्स टू 100 crores। मैम क्यों? बिकॉज दीज कंपनीज आर वेरी स्मॉल इन नेचर, इनका स्केल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो व्हाट दे आर टेलिंग मी इज कि मैम एक्सेप्ट दिस फोर यू कैन टेक इट in excess of 20 as well। ठीक है, तो मैक्सिमम 20,
20 की काउंटिंग में कौन सी 4 कंपनी को एक्सक्लूड करना है? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 CR। पक्का श्योर? क्लियर है? ओके अब आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, दो चीज यहां पे ध्यान रखनी है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, आपने ऑलमोस्ट डायरेक्टर के केस में पढ़ा था। जाओ जरा लॉ के सेक्शंस में, आपने डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े थे। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, वहाँ पे भी आपने पढ़ा था ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। याद आ रहा है? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग लिखा है उन्होंने फ्रॉड। ठीक है, अब एंड द पीरियड, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो कन्विक्टेड होना चाहिए एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम दैट डेट ऑफ सच कन्विक्शन। अब अगर 10 साल खत्म हो गए हैं तो कंपनीज एक्ट मानता है कि ठीक है, जो पर्सन को हमने सजा दी वो सुधर गए होंगे। देखो मैं आपको ज़रा सा एक छोटा सा पॉइंट याद कराती हूँ। व्हेन इट इज़ फ्रॉड, व्हेन इट इज़ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो पेनल्टी कौन सा सेक्शन के अंदर लगती है? जरा याद करो, इट इज़ 447। यस, ना इफ द पेनल्टी फॉर फ्रॉड, अगर आप देखने की कोशिश करो, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फ्रॉड 447 की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट याद करो ना, क्या था? 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। याद आ रहा? अब उन्होंने मुझे बोला कि अगर 10 साल बीत गए, अगर 10 साल खत्म हो गए हैं, तो ये जो बेचारा बंदा है, इन्होंने ऑफेंस किया, सज़ा भी भुगत ली, अब बस हो गया ना, बच्चे की जान लेंगे क्या? अब उन्होंने मुझे बोला कि नाउ इट इज़ फाइन इफ द 10 years हैव elapsed देन यू आर क्वालिफाइड। दैट मीन्स इफ 10 years आर नॉट elapsed you are not qualified, that means you are disqualified। समझ में आया? पक्का? एकदम श्योर? दो बातें ध्यान रखनी है, क्या? कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एंड द सेकेंड पॉइंट वाज फ्रॉड तो हुआ है, 10 years हैव नॉट बीन elapsed। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एनी पर्सन और अ फर्म or anyone is engaged in services which are mentioned as per section 144। अब मैम ये 144 क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बताती हूँ। सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 144 deals with some services which are not to be rendered by auditor। मैम ये क्या है बताओ जरा। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। 144 पे तारा लगाओ और तारा ज़मीं पे आ गया, हमारा तारा ज़मीं पे ना। 144 का हेडिंग पढ़ो, ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ठीक है मैम, वो कौन सी सर्विसेज है? द सर्विसेज इज, हमारा छोटा सा की कोड है, की कोड इज आमिर इन दंगल। मूवी देखी है आपने? ठीक है, इट इज आमिर इन दंगल। मैम क्या है आमिर इन दंगल? अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटिंग आपने की, उसका चेकिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि बेटा पेपर आप लिख लो, करेक्शन भी आप कर देना, सबको 100 में से 100 आने हैं। नेक्स्ट, इफ द सर्विसेज इज ऑफ एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज, अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस है, एक्चुरियल रिलेटेड, आपने AS 15 वगैरह में पढ़ा होगा, आई अपॉइंट एक्चुरीज। वाई मैम? क्योंकि ग्रेच्युटी वगैरह का प्रोविजन करना होता है, एम्प्लॉई बेनिफिट्स का प्रोविजन करना होता है, इन सब के लिए अगर एक्चुरियल सर्विसेज दी है फिर भी नॉट अलाउड। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं मैनेजरियल सर्विसेज दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इस हिसाब से करो, ये चीज़ें इस हिसाब से करो। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है पीपल? सिंपल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इंडिपेंडेंस हिट हो रहा है। यहाँ पे यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इफ यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। व्हाट? अकाउंटिंग, मैनेजरियल, इन्वेस्टिंग, एक्चुरियल सर्विसेज, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये सारी सर्विसेज देने के बाद आप और कंपनी डिपेंडेंट हो जाओगे, आपका डिसीजन बायस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट,
अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हो, चलो मैं आपको ज़रा सा इंटरनल ऑडिट यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, 138 में हम फिर से करेंगे. इंटरनल ऑडिट इज व्हाट? इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट. इंटरनल ऑडिटर ही हिमसेल्फ इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है मैम? मैनेजमेंट करता है. अगर मैनेजमेंट ने कोई सीए को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है, वही पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर रहा है, नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, रेंडरिंग आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज. आपने फैक्टरिंग पढ़ा होगा, डेटर्स कलेक्शन. अगर आपने बोला, अंकित जी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे अंकित जी होनहार इंसान ना. ये जो अंकित जी सीए, इन्होंने ये जो कंपनी है हमारी ABC लिमिटेड, इनको कहा कि देखो मैं अंकित सिंह, सीए अंकित सिंह, उन्होंने बोला कि मैं सारी सर्विसेज दे सकता हूँ. एक काम करता है, कंपनी आपके जो करोड़ों के डेटर्स है ना, जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मुझे दे दो, मैं कलेक्ट करता हूँ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है पीपल, यहाँ पे ये जो अंकित जी है वो हमारी कंपनी को आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रहे हैं. मीन्स कंपनी हैज़ आउटसोर्स्ड देयर डेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, आमिर दंगल डी वाला पॉइंट टॉक्स अबाउट डिज़ाइन एंड implementation of any financial information system. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया आपने, डिज़ाइन किया आपने, इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, चेकिंग करने को भी आपको बोल रहा है, सही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जो आपने इसका में भी पढ़ा होगा या फिर IPCC लेवल पे IT पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. क्या पढ़ा था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. मतलब कोई एक पर्सन के सिर पे सारी की सारी जिम्मेदारी ना दे दो. अगर one person is doing one particular task, don't make him do everything from start till end. This will cause biasness. खुद की गलती कोई नहीं बताता. ठीक है. And hence what they have told. Last point for disqualification. जो जल्दी फटाफट. Last point क्या कह रहा था? Point number I. अगर person he is associated in providing services which are given under section 144. 144 पे तारा जमी पे वो क्या कहता था? सर्विसेज का की कोड क्या था? आमिर इन दंगल. ठीक है. आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट. कैसे जाओगे? पॉज करके. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. अगर इस तरीके से कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया तो क्या? नाउ से फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग में हमें पता चल गया है कि द पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड, तो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, तो उसको अपॉइंट ही नहीं करेंगे. ठीक है. बट व्हाट इफ, ज़रा सोचो कि हमने ये पर्सन को, कौन? अंकित जी, हमने ये पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया एंड देन हमें पता चला कि बिकॉज ऑफ क्लॉजेस फ्रॉम ए से लेकर के आई, ये कोई तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किया है ये अंकित जी ने. नाउ what law is telling me, Companies Act is telling me कि ma'am, he has to immediately vacate the office. That means he will have to leave his auditorship. That will cause a casual vacancy. ठीक है. अगर casual vacancy का मतलब क्या होता है? Before the expiry of time, before the expiry of the period, if the auditor leaves his office, vacates his office, then that type of vacation is known as casual vacancy. समझ में आ रहा है? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया 141 subsection 1-2, that was qualification. Then we saw subsection 3, that was disqualification. Then now we are seeing subsection 4, that is dealing with casual vacancy. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. ओके. Subsequent disqualifications means appointment होने के बाद disqualification हुआ तो क्या? is equals to casual vacancy. ठीक है. If an auditor after appointment becomes subject to any of the above disqualifications, he shall be deemed to have automatically vacate his office. Means office
खाली, अब आप ऑडिटर नहीं हो। दैट वैकेंसी शैल बी कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी। वो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, कैसे फिल करेगा, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, हियर वी आर कंप्लीटिंग विद सेक्शन 141 एंड सेक्शन 144। अब आगे चलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 141 एंड 144, अब हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट। हमने जान लिया कि ये जो अंकित जी है, सी अंकित सिंह जी, ही इज एलिजिबल एज वेल एज क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर। तो क्या अपॉइंट कर ले इसे? कर सकते हैं। मैम किसको अपॉइंट करना चाहिए? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे? आप सोचो और मुझे बताओ मैम क्या होना चाहिए। 1 मिनट का समय, सोचो एंड लेट मी नो। ओके, आई गेस अब तक आपने सोच लिया होगा। नाउ बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल। Dear students, I already told you that we being members, we wanted an auditor. क्यों? Because हमें चेक करवाना था कि हमारे जो पैसे लगे हैं कंपनी में वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। उसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर्स, ये सब मैनेजमेंट हमें दे रहा है, वो प्रॉपर है या नहीं है। अब हम सब मेंबर्स, उसमें से मैं से एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर MBBS, आई डोंट नो इन एंड आउट ऑफ अकाउंट्स। मुझे डेबिट नहीं समझता, मुझे क्रेडिट नहीं समझता, मैं कैसे अकाउंट्स रीड करूं? नाउ हियर देयर वी कॉल एन ऑडिटर। अब ऑडिटर जी ने अगर हमें कह दिया ट्रू एंड फेयर, आई विल बिलीव हिज ओपिनियन। समझ में आता? पक्का, एकदम श्योर? नाउ यू टेल मी हु विल अपॉइंट। बेसिकली आई विल गेट ऑब्वियस आंसर कि मैम वी बीइंग मेंबर्स वी विल अपॉइंट। मेंबर्स की मीटिंग होती है, CA इंटर लेवल पे हमने पढ़ा था। कौन सी वाली मीटिंग? जनरल मीटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल मीटिंग, इट इज़ जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग हो उसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग। नाउ यू आर वेरी मच करेक्ट कि यस, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स की कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। बट फर्स्ट ईयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जो हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, वो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी। इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड जस्ट नाउ, फर्स्ट ईयर में तो AGM होता ही नहीं है एज पर सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट। फर्स्ट ईयर में तो AGM होना ही नहीं है, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो हियर फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन डू इज we can bifurcate all these stuffs, ठीक है। तो totally I have bifurcated this on the basis of company, government company and other than government company. इन दोनों कंपनियों के बेसिस में we have again bifurcated as first auditor, subsequent auditor, other than government केस में भी same, first auditor and other than first auditor, subsequent auditor, ठीक है। समझ में आता? That means इतना तो श्योर है कि subsequent जब ऑडिटर अपॉइंट होंगे तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे AGM में। मैम व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑडिटर? मतलब पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तब तक तो मेंबर भी इतने अच्छे से आए नहीं है। इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ है तो एनुअल जनरल मीटिंग तो तभी होती नहीं है, तो क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7, 4 सबसेक्शंस। चलिए, okay, so the first auditor, now appointment of first auditor as per section 139 subsection 6 and as per section 139 subsection 7. मैम क्यों 2 सेक्शन है, 2 सबसेक्शन है? Because one is for government company, other is for other than government companies. मैम government company means what? जस्ट वहाँ पे एक फर्स्ट लाइन पढ़ लो, आपको पता चलेगा। government company, that means a company owned or controlled by central government, state government और jointly by both, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन वहाँ पे मैं आपको साइड में लिखती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन इज गिवन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, जहाँ पे CG और SG और jointly by both CG plus SG, इन्होंने
मोर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ स्टेक होल्ड करके रखा है। अगर CG, SG या जॉइंटली बाय बोथ इन्होंने अपनी कंपनी में 51% का स्टेक होल्ड करके रखा है, देन एनी टाइप ऑफ एनी सच कंपनी विल बी नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, मैम कौन करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी है तो द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज मेड बाय कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैम कब तक करेंगे? वहाँ पे टाइम लिमिट दे करके रखा है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब से आपको COI मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, तब से लेकर के 60 डेज के अंदर अंदर CAG गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते। इन द केस ऑफ फेलियर, अगर कैग नहीं कर पाए, कैग के पास इतने सारे काम हैं, कैग के पास इतनी सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, यस, अगर कैग नहीं कर पाए विद इन 60 डेज, इफ ही फेल्स, देन हु विल डू? देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डू। मैम विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। देन बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, एकदम श्योर? समझ में आ रहा? ओके, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, वाई कैग इज गिवन मोर नंबर ऑफ डेज, CAG is given 60 days and board of directors is given 30 days for appointment? Because CAG, Comptroller and Auditor General of India, has many government companies where he is required to appoint auditor. But if we are talking about board of directors से एग्जाम्पल ले लो, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए तो एक ही कंपनी को संभालने का काम है, राइट? एंड हेंस उन्होंने क्या बोल कर रखा है, ज्यादा टाइम विल बी गिवन टू कौन? कैग। इससे कम टाइम विल बी गिवन टू हुम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, 60-30। नेक्स्ट, मैम बोर्ड भी भूल गए, मैम बोर्ड का भी फेलियर। अगर बोर्ड इज नॉट एबल टू अपॉइंट, देन ही शुड इन्फॉर्म टू द मेंबर्स, मीन्स हम द इन्वेस्टर्स मेंबर्स को अपॉइंट कर इन्फॉर्म करेंगे। अब क्या होगा? द मेंबर्स शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अब मैम फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे AGM तो नहीं होगा, इसके लिए वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, प्लीज़ 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 स्ट्रेस ऑन द वर्ड, इट इज़ EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वाई? बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में AGM नहीं होता। दिस इज the provision of section 96 of Companies Act। ठीक है, जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उस साल में AGM नहीं होता, बिकॉज AGM का एक उद्देश्य होता है। AGM इज फॉर अ पर्पस। हम देखेंगे, मैं ये कंप्लीट कराने के बाद आपको ओवरव्यू देती हूँ 96 का। इतना समझ में आ रहा है? एंड हेंस वहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? विद इन नेक्स्ट 60 डेज इन EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, याद रहेगा आपको? प्लीज मार्क कर लेना। 60 डेज में कैग, नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड, इफ बोर्ड फेल्स, नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर्स। ठीक है, आगे उनका टेन्योर देखो। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। क्यों फर्स्ट AGM? बिकॉज फर्स्ट AGM में मेंबर्स सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पक्का श्योर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? ओके, या नेक्स्ट सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 इज फॉर एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी मीन्स अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है मैम, यहाँ पे भी कैग अपॉइंट करेंगे क्या? अगर कैग मतलब अगर हमने वहाँ पे पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे भी कैग अपॉइंट करेंगे? नहीं जी, दिस इज अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड हेंस द अपॉइंटमेंट विल बी, देखो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन करेगा? बोर्ड करेगा। विद इन 30 डेज। नेक्स्ट मैम, इफ बोर्ड फेल्स, तो अब सेम वाला प्रोविजन,
If board fails, then board has to inform member about its failure. अब member appoint करेंगे within 90 days in EGM. ठीक है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, फर्स्ट ईयर है, AGM नहीं होगा, hence the word says EGM. ठीक है, पक्का? ओके मैम, कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस? ये भी भाई साहब फर्स्ट AGM के कंक्लूजन तक. ठीक है, अब AGM का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ. ना, ये जो AGM होता है, हमने IPCC में पढ़ा है, जस्ट रिवाइंडिंग द कंसेप्ट. ये जो AGM होता है, दिस AGM इज़ फॉर अ पर्पस. ये AGM को हम AGM क्यों कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग क्यों कहते हैं? एनुअल मैम, एनुअल इसके लिए कहते हैं बिकॉज ये साल में एक बार आता है. मैम, ये तो बर्थडे जैसा है. मैम, हैप्पी बर्थडे जनरल मीटिंग, ऐसा. ना अंडरस्टैंड, why am I saying कि this is annual general meeting? Because yearly transactions, whatever transactions takes place within the whole year and which are common, मतलब एक साल में ये काम तो करने ही करने हैं. ये पर्पस फिक्स होता है मेरी ये AGM के लिए, मीन्स एजेंडा. आई एम नॉट टॉकिंग कि एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा, इसके अलावा भी रहेगा, बट स्पेसिफिकली ये होता है. ओके, एजेंडा क्या होता है? अड्डा, ADDA. A stands for adoption of financial statements, declaration of dividend, appointment and reappointment of directors. अब आता है हम अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. तो ये 4 काम तो करने ही करने होते हैं AGM में. अड्डा, ADDA. समझ में आया? पक्का? एंड हेंस वो क्या कहता है कि ये AGM में हम अपॉइंट करेंगे. बट मैम, फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं होती AGM? बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आई डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस. से फॉर एग्जाम्पल आज है 10 दिसंबर, एग्जाम्पल है आज है 10-12, आज 10 दिसंबर है, आज हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है. इसी साल में क्या हमारे ट्रांजैक्शन, मतलब अगर ये ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च, ईयर एंड, इस साल में अगर मैं यहाँ पे रख रही हूँ AGM, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करोगे? पिछले साल तो कुछ था ही नहीं. अंडरस्टैंडिंग? श्योरली. दैट मीन्स हियर फ्रॉम दिस ईयर, like say for example this is 2018, this is 2019, this is first year of incorporation. Now here I am starting with second year of incorporation. Second year will have this period from 1/4/2019 से लेकर के 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2020. इस साल में AGM होगी क्या? हाँ जी, इस साल में AGM होगी. वाई? बिकॉज आई हैव द प्रीवियस ईयर टू डिस्कस. अब यहाँ पे मेरी मीटिंग बुलाई जा रही है, अब मेंबर्स तो आ ही रहे हैं, अब यहाँ पे मैं अपॉइंट करूँगी हमारे ऑडिटर को. ठीक है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर यही होता है, ये होता है फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज दिस. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी है, कंट्रोल, ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ ही लिया है. कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब टाइम पे फोकस करो. विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर. दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर के विद इन 180 days. ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM. समझ में आया? पक्का? एकदम श्योर? मैम, व्हाट अबाउट अदर कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज? नाउ इफ ही इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज,
then the appointment is done by the members in the first AGM. मैम टेन्योर क्या रहेगा? एक बार अपॉइंट किया तो आजीवन अपॉइंटेड. आज मैंने अगर अपॉइंट किया सी अंकित सिंह जी को, अंकित जी को आज अपॉइंट किया कि अंकित जी आप हमारे कंपनी के ऑडिटर बन जाओ. अंकित जी को आज हमने अपॉइंट तो कर दिया, अब कितने समय तक वो हमारे कंपनी के ऑडिटर रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 10 साल. मैम आजीवन कर लेते, अच्छा काम कर रहे. रेम्यूनरेशन, ऑडिटर रेम्यूनरेशन भी कम ले रहे, छुट्टी उट्टी तो बिल्कुल नहीं लेते. क्या करेंगे हम? नाउ हियर द टेन्योर इज फिक्स्ड. व्हाट इज दैट टेन्योर पीरियड? नाउ व्हाट इज दे टेलिंग? दे आर टेलिंग मी कि मैम whenever the auditor is appointed, if he is individual practicing chartered accountant, then the tenure is of 5 years. How many years? 5 years. Ma'am, if the auditor is partnership firm है, then the tenure is 2 terms of 5 years. That means in totality 10 साल. मैम इसके बाद क्या? इसके बाद अंकित जी हमारे ऑडिटर नहीं बन सकते? नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर. अब मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा. नाउ इफ एट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिटर्स, अब ये जो पर्सन है ऑडिटर भाई साहब, वो हमारी कंपनी में आ रहे हैं, पिछले 5 साल से हमारे अकाउंटेंट के पास बैठ रहे, हमारे मैनेजर्स के पास बैठ रहे, हमारे डायरेक्टर्स के साथ बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं. अब डोंट यू फील विद इन दिस 5 years देर विल बी अ बॉन्डिंग बिटवीन देम? आई डोंट वॉन्ट दिस थ्रेट्स, आई डोंट वॉन्ट फेमिलियरिटी थ्रेट्स. अब अंकित जी को लगेगा कि नहीं यार, ये 5 साल में ना डायरेक्टर भाई साहब से अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी, जस्ट बिकॉज आई हैव गुड फ्रेंडशिप विद दिस मिस्टर XYZ. Now the Companies Act is telling me कि no, once this term is completed you need to have a cooling period. next 5 साल तक हम अंकित जी को अपॉइंट नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? दिस वर द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. ठीक है, ये भी हमको इन डेप्थ में जा करके पढ़ना. आई जस्ट गेव यू एन ओवरव्यू. अब हम देखते हैं, अब थोड़ा सा ब्रीफ इन. वंस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, the company needs to file ADT1. What is ADT1? ADT1 is a form with ROC. कि ROC सुनिए, हमने ये सर को या फिर ये कंपनी को ये पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है. ठीक है, इट इज जस्ट अ नोटिफिकेशन इन्फॉर्मिंग द ROC. समझ में आता? पक्का? एकदम श्योर? ठीक है. नाउ पढ़ लेते हैं. Every company shall appoint individual or the firm at its first AGM. हाँ जी. Appointment includes reappointment. हाँ जी. Firm includes LLP. ये हमने पढ़ लिया था. Tenure. The auditor shall hold the office from the conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM. क्यों? Because the term is of 5 years. ठीक है. Next. For the above purpose, the meeting within such appointment has been made will be counted as first meeting. जिस मीटिंग में हमने सर को अपॉइंट किया, दैट इज द फर्स्ट मीटिंग. हाँ, ये तो समझा हमें. नेक्स्ट, रैटिफिकेशन एट एवरी AGM. अब समझो, से फॉर एग्जाम्पल हमने ये पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया. कितने टर्म के लिए किया? मैम 5 साल. एक टर्म 5 साल का होता है. अब सर ने ना फर्स्ट ईयर में अच्छे खासे अच्छा ओपिनियन दिया, ट्रू एंड फेयर, इंडिपेंडेंट व्यू, सब कुछ चेक करके सब दिया. सेकेंड ईयर में ऑल्सो ही वॉज वर्किंग प्रॉपरली. थर्ड ईयर में आई फाउंड कि जो अंकित जी है ना, वो खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए. अंकित जी डायरेक्टर को बोल रहे हैं, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, क्यों इतनी शांति से कंपनी चला रहे हो, तुम फ्रॉड करो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, 20% मेरा. अब क्या करूँ? हमने तो इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था. अब यहाँ पे वो लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि मैम एवरी ईयर the members in the AGM will ratify the appointment. ratify मतलब क्या? हाँ चलेगा, ये कहना is ratification कि yes it is okay if the existing chartered accountant जिनको हमने auditor अपॉइंट किया है ये कंटिन्यू करेंगे तो चलेगा. In the third year, if we are not ratifying
the existing auditor, then we will need to make a special notice, we will have to give a special notice to the management. हम पढ़ेंगे सेक्शन 140 में स्पेशल नोटिस देना पड़ता है मैनेजमेंट को कि सर अंकित जी नहीं चाहिए, हमको कोई और पर्सन चाहिए एज एन ऑडिटर. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंकित जी को रिमूव करेंगे और कोई और पर्सन को या फिर कोई और फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करेंगे. समझ में आ रहा है? पक्का एकदम श्योर? आगे बढ़े? ओके ठीक है. ना रैटिफिकेशन वाला कंसेप्ट समझाए. रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी एजीएम बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स 50% इन फेवर वोटिंग. ठीक है, ओके. If the appointment is not ratified by the members, the board of directors shall appoint another individual or firm after following the following procedures as laid down by the act. उनसे रिटर्न कंसेंट लेना, उनको रिमूव करना, किसी और को अपॉइंट करना, ये वाला प्रोसीजर समझ में आता है? पक्का श्योर समझ में आता है? एकदम ओके. आगे बढ़ते हैं. कंटेंट्स इफेक्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट. कंटेंट में क्या लिखना है कि येस ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड. कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर के लिए बात कर रहे हैं. अपॉइंटमेंट फॉर द पर्टिकुलर टर्म, इट इज़ विद इन द लिमिट. कौन से लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से लिमिट? ये जो हमने 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी में पढ़ी थी, मैक्सिमम 20 कंपनी की लिमिट थी. अब यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड मैक्सिमम लिमिट. The list of proceedings against the auditor or the firm of the auditor. क्यों मैम? टू चेक कि फी इज़ नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं चल रहा है एंड स्टफ. ठीक है, तो ये 4 बातें हमें लिखनी होती है, ये हमको समझनी होती है बेसिकली. ओके, आगे बढ़ता है. इफेक्ट ऑफ नो अपॉइंटमेंट एट AGM. इफ एट एनी AGM द ऑडिटर is not appointed or reappointed, please make please underline that point. If no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be an auditor of the company. अब हुआ क्या, मैंने ये जो पर्सन थे मिस्टर अंकित सिंह जी को अपॉइंट नहीं किया, रीअपॉइंट नहीं किया और किसी और को अपॉइंट भी नहीं किया. अब क्या करूँ मैम? मेरे पास कोई पर्सन ही नहीं था जो ऑडिटरशिप कर सके. अब ऑडिटरशिप खाली रख दूँ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई चेक नहीं करेगा? ऐसा नहीं होगा. अब बोलो मुझे क्या बोल रहे कि अगर कोई AGM में अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग ऑडिटर शाल कंटिन्यू. ठीक है, ओके. रैटिफिकेशन एक बार देख लो. रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फर्स्ट AGM होता है, ये जो हमने टाइमलाइन बनाया था. फर्स्ट AGM से लेकर के 6th AGM, दैट इज़ अ टर्म ऑफ 5 years. अब बीच में ये जो 5 साल हो रहे हैं मैम, तभी कुछ नहीं करना है, तभी रैटिफिकेशन करना है. नाउ फर्स्ट ईयर में अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एट द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. सब्सिक्वेंट AGM में क्या होगा? सब्सिक्वेंट AGM में रैटिफिकेशन होगा. 6th या 11th? मैम 11th क्यों दिया है? बिकॉज दिस इज फॉर फर्म, बिकॉज फर्म के लिए द टेन्योर इज 2 terms of 5 years each, which is equals to 10 years. समझ में आ रहा? ठीक है. Okay, I'm giving you 5 minutes का time. Just go back and revise the concept, and then I'll tell you कि how the auditor is appointed, the manner and the procedure of appointment. Okay, my dear friends, now let us understand what is the manner of appointment, what is the procedure of appointment of an auditor. हमने ये कह तो दिया कि फर्स्ट AGM में अपॉइंट कर दो, सब्सिक्वेंट AGM में रैटिफाई कर दो, 6th AGM के रीअपॉइंटमेंट होगा, नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, एक्सेट्रा. बट कैसे? हाउ यू एंड मी, वी बीइंग मेंबर्स, हम कैसे कोई एक पर्सन या फिर कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख के ढूंढे और लेके आए? कैसे करेंगे हम? आई टोल्ड यू इन द इनिशियल एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू आई एम अ डॉक्टर, मेरा कॉमर्स फील्ड से कोई लेना देना नहीं. से फॉर एग्जाम्पल यू, नॉट यू आर परस्यूइंग CA, से फॉर एग्जाम्पल यू आर एन इंजीनियर, आपका कॉमर्स फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है,
हम जैसे ये सारे लाइक जो मेंबर्स है, ऑलमोस्ट वी आर नॉट इन टच विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब क्या होगा? नाउ व्हाट द प्रोसीजर इज टेलिंग मी. ना आपने लॉ के अंदर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी पढ़ा होगा. पढ़ा था? यस, ऑडिट कमेटी कोई क्राइटेरिया होता है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर का क्राइटेरिया. अगर वो लिमिट्स एक्सीड हो जाए तो कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करनी होती है, जिसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो. ये सारी बातें आपने लॉ में पढ़ी होगी, डायरेक्टर्स चैप्टर में पढ़ी होगी. ना इफ द कंपनी, ये जो कंपनी है हमारी, ये वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स दिस इज अ कंपनी ABC लिमिटेड, इनको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी है, फ्रेम करनी है. अब समझो हमारे पास 2 कमिटीज़ है इन टोटल, ऑडिट कमेटी एंड द सेकेंड वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये भी डायरेक्टर्स की टोली है, ये भी ऑडिट की टोली है, यहाँ पे भी डायरेक्टर्स बैठे हैं. अब क्या होगा मैम, कैसे करेंगे हम अपॉइंटमेंट, और हम मेंबर्स भी है. अब क्या होगा, अंडरस्टैंड द फ्लो. ऑडिट कमेटी, से फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो लोग हैं, आई एम गिविंग देम द नेम ऑफ ऑडिट कमेटी AC, और ये है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हम भोले भाले मासूम से मेंबर्स. ठीक है. स्टेप नंबर 1 टॉक्स अबाउट कि ये ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन देंगे, नॉमिनेशन देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझो हमें लगता है कि पर्सन A, B, C, D ये लोग एलिजिबल है, इनमें से किसी को ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है. ठीक है. अब ये सारे जो पॉइंट्स है, ये जो रिकमेंडेशन है, इन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दिया है, मानना या ना मानना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो लिस्ट पढ़ी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा नहीं 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 इसमें से कोई जम नहीं रहा है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ अ पावर टू नॉमिनेट ऑडिटर्स, टू नॉमिनेट द पर्सन क्वालिफाइड या फिर आर एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर. वो लोग हमें बताएंगे, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें बताएंगे कि किन में से हमें सिलेक्ट करना है पर्सन. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, वो लिस्ट पढ़ी, इनको लगा नहीं 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 ये जो रिकमेंडेशन मुझे AC ऑडिट कमेटी ने दी है वो सही नहीं लग रही, वो सही नहीं लग रही. अब क्या करेंगे, दे विल गिव अस द फ्रेश नॉमिनेशन, जिस नॉमिनेशन में से हम एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे. कैसे सिलेक्ट करेंगे, रेजोल्यूशन पास करके. हम एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे रेजोल्यूशन पास करके, जो हमारे कंपनी के लिए ऑडिटर बन जाएंगे. मैम बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं माना तो क्या होगा. अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव टू गिव रीजंस इन राइटिंग टू ऑडिट कमेटी कि वाई, क्यों उन्होंने इनके रिकमेंडेशन को नहीं माना है. ठीक है. इफ दे अग्री विद दैट ओके, इफ दे आर नॉट अग्रीइंग दे विल आस्क फॉर एक्स्ट्रा रीजनिंग. ठीक है. ये प्रोसीजर होने के बाद दिस इज सिंपल, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिकमेंडेशन, मानना ना मानना इनके हाथ में. मान लिया तो वेल एंड गुड, तो हमको वही मेंबर्स में से अपॉइंट करना है पर्सन. अगर नहीं माना दे विल गिव अस फ्रेश नॉमिनेशन, उसमें से सिलेक्ट करेंगे. अगर नहीं माना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव टू गिव रीजंस इन राइटिंग टू ऑडिट कमेटी के व्हाई दे हैव नॉट अप्लाइड, दे हैव नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड द रिकमेंडेशन. समझ में आ रहा है? पक्का, एकदम श्योर. चलिए बुक में से पढ़ता है. ओके, सो नाउ देखते हैं. देखो फर्स्ट स्टेप आपको मिलेगा ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी विल गिव रिकमेंडेशन टू बोर्ड. बोर्ड के पास 2 ऑप्शन, विल दे अग्री या दे नॉट अग्री. इफ दे आर अग्रीइंग तो सेम शैल बी गिवन टू मेंबर्स, और मेंबर्स यहाँ से पिक एंड सेलेक्ट कर देंगे. इफ दे आर नॉट अग्रीइंग, नॉट अग्रीइंग है तो रीजंस इन राइटिंग विल बी गिवन टू ऑडिट कमेटी के. ऑडिट कमेटी सुनो, आपने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो गलत है, वो सही नहीं है, मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग, गलत नहीं कहेंगे ना. तो वो लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल जो रिकमेंडेशन दिया था उसको कैंसिल करेंगे. देखो यहाँ पे लिखा है, एंड वो लोग री रिकमेंडेशन देंगे. री रिकमेंडेशन दिया and still the board is not agreeing, still the board continues to disagree, तो reasons will be recorded in writing and board ने जो persons को select किया होगा उसको nominate करेंगे. But if जो नया recommendation दिया, the board is agreeing with the recommendation of AC, board shall recommend the same name as given by audit committee to the members. और फिर से यही step
members will pick and select. समझ में आता? पक्का? एकदम श्योर? So by this we are winding the first part of company's audit. हमें ये section और भी पढ़ना बाकी है. Till then you keep studying, keep revising. See ya. Hello everyone, welcome to our channel. First of all, thank you all for your kind support and your appreciation. We have actually received your appreciation and this is acting as motivation. ये सारे appreciation, motivation, mails, इन सब को देखते हुए I am here to share something with you. हमने ये डिसाइड किया है that in a regular interval of time हम हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे so that you stay connected and you stay updated. We have actually decided that because we have nation famous faculty with us, we will share with you videos of case laws, how to remember it, last day revision lectures and few of the complicated subjects, few of the complicated topics जिसके लिए हमें मेल्स आए हैं कि सर मैम ये नहीं समझ में आ रहा. ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोस इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कीपिंग ऑन अपलोडिंग ऑन आवर चैनल. So stay tuned, stay connected and stay updated. Thank you.